नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुवंत वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। आज का टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो चूँकि कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे सर एक पूरा लेक्चर बना दीजिए, तो मैं डेफिनेटली लेकर आया हूँ, लेकिन ये लगभग 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज पहला पार्ट है। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हुई हैं, जो चीज़ें रह गई हैं उनके लिए नेक्स्ट हमारे लेक्चर का वेट करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर पहले देखिए, मटेरियल या इन्वेंट्री का मतलब है कि रॉ मटेरियल। मैंने एक दिन पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है। देखो, बिल ऑफ मटेरियल इसमें आएगा, इसमें मटेरियल रिक्विजिट नोट आएगा, परचेज रिक्विजिशन आएगा, रिसीव्ड गुड्स नोट्स आएगा, गुड्स रिटर्न नोट्स आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब कैसे कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं तब बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को करने के बाद इसका मतलब प्रॉपर है कि कैसे मटेरियल का जो हमने ऑर्डर प्लेस किया। ध्यान दीजिएगा, प्रोक्योरमेंट का मतलब बता रहा हूँ, ऑर्डर से लेकर के गुड्स रिसीव होने तक, गुड्स रिसीव होने तक, और किसी कारणवश जो गुड्स रिसीव हुई है उसमें से अगर कोई रिटर्न किया है तो उस तक हम लोग प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। और जब हमें गुड्स रिसीव होने के बाद उसमें से रिटर्न वाला माइनस करने के बाद नेट रिसीव्ड पता चल जाता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि सर आपका पेमेंट कितना करना है ना। और पेमेंट का मतलब है कि हम इन्वेंट्री या मटेरियल वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन कैसे होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ तक रहेगा, स्टोर लेजर तक। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Material can be said as commodities and physical objects used for manufacturing finished products. सीधी मैंने कहा था कि कॉस्ट में जो एलिमेंट हैं वो मटेरियल और लेबर और एक्सपेंसेस हैं। मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, और अगर ये नहीं होगा तो कोई भी गुड या कोई भी फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसका बेसिक रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। और चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की या फिर मटेरियल कॉस्ट की या फिर मटेरियल कंट्रोल की, तो चूँकि हम कॉस्ट कंट्रोल की बात अगर करें तो कॉस्ट कंट्रोल हम करते क्यों हैं, है ना। उसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ 3 अप्लाई होता है ना। 3 का मतलब है इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब कि जब हम अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे थे और जब तक हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, उसमें इकोनॉमी, कम से कम खर्चा पे हम लोग अपना मटेरियल, जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, हम रिसीव कर लें और उसको अपने कंजम्पशन प्रोसेस में यूज़ कर लें। उसके आगे है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी। उसको हैंडलिंग करने में और प्रोसेसिंग करने में, मटेरियल की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग में एफिशिएंट होना चाहिए। और ये एफिशिएंसी तभी आ पाएगी जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। और लास्ट है इफेक्टिवनेस इन प्रोडक्शन। अगर प्रोक्योरमेंट इकोनॉमिक होगा, कम पैसे में हो गया, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग एफिशिएंटली हो गया, तो प्रोडक्शन प्रोसेस ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाएगी या इफेक्टिवनेस में आ जाएगी। और इसको पढ़ने का देखिए, कॉस्ट कंट्रोल को जो हम पढ़ते हैं उसको हम सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा, ऐसा नहीं है कि केवल हमारी कॉस्ट ही कम है, नहीं। आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग मेरा चैप्टर देखिएगा, उसमें मैंने कहा था कि हम लोग कभी कभार मेक और बाय डिसीजन लेते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पैसा ही देखें, प्राइस ही देखें कि प्राइस कम में हमको बाहर से मिल जा रहा है तो हम उसको अप्लाई कर लें। नहीं, हम लोग क्वालिटी भी देखते थे। तो बिल्कुल आप कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना ही उसकी, हाँ, प्राइसेस कम हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं तो। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस रुकी तो सप्लाई चेन बाधित होगी, और सप्लाई चेन रुकी तो मतलब आपकी मार्केट में गुडविल कम हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट याद होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, और वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम हो। ठीक है, तो मटेरियल क्या है? मटेरियल वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिससे हम अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। और चूंकि हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स या इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट कंट्रोल को डिस्कस कर रहे हैं हम। और कॉस्ट कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि हम उसके जो प्रोक्योरमेंट है मटेरियल का उसको इकोनॉमिक बना सकें, कम पैसे में उसका यूज़ कर सकें, उसको पा सकें, और उसकी हैंडलिंग और प्रोसेसिंग को हम एफिशिएंट बना सकें, साथ ही साथ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को और इफेक्टिव बना पाएँ। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर लें। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट के एलिमेंट्स। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल के बेसिक 3 एलिमेंट हैं। सबसे पहले कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल होना चाहिए, जो हम मटेरियल ऑर्डर करने जा रहे हैं वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। अगर बाहर है इसका मतलब है कि आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हाई होने वाला है। सेकेंड है मटेरियल जो आपने मंगाया है, आप जो ऑर्डर किए हैं, मिल गया, उसके बाद में उसको स्टोर करने के लिए आपके पास प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए, और उसका यूसेज करने के लिए मतलब उसका कंजम्पशन करने के लिए आपके पास प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, और मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे चाहे वो बीकॉम लेवल के हों, बीबीए लेवल के हों, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में केवल जो पूछा जाता है मैं वही सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं चाहिए। यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मटेरियल कंट्रोल, तो यू कैन पुट इट ऑन योर आंसर बुक, है ना। अपनी आंसर बुक में यही ऐसे डायग्राम बना देना और ये एक्सप्लेन कर देना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। तो मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं देखिए, पर हमने बोला था प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऊपर ही हम दिखाते हैं आपको एक बार फिर से बैक करके। प्रोक्योरमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं ना, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल एक्विजिशन नोट, ये सब चीज़ें आगे अभी चलो एक एक लाइन में डिस्कस कर लेंगे ताकि हम लोग आगे समझ पाएँ। तो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है मटेरियल कंट्रोल में, देखो परचेजिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल करेंगे तो सबसे पहले परचेज करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको स्टोर कहाँ करना है इसकी ये भी इसमें आएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप केवल ऑर्डर करके मटेरियल को और उसको रिसीव करके भूल गए, होता नहीं है कुछ लोग, जैसे कोई सामान मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया और उसको मंगा के रख लिए फिर पड़ा है ना, तो केवल वहीं तक आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती, इसको प्रॉपर स्टोर रखना है ना, उसको इशू करना फैक्ट्री के लिए, उसको मेंटेन करना और उसके स्टॉक ऑडिट करना, ये सारी चीज़ें मटेरियल कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, तो क्या क्या आता है, परचेजिंग ऑफ मटेरियल, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इशूइंग मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड मतलब मटेरियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, स्टॉक ऑडिट, कितना स्टॉक अवेलेबल था स्टार्टिंग में और अभी कितना है, ये एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोक्योरमेंट की बात करें तो प्रोक्योरमेंट का जो हम डायग्राम है ये इस हिसाब से पूरा समझाते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट बताता है कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पार्ट में हम लोग बिल ऑफ मटेरियल्स की संज्ञा देते हैं और इसमें दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरी प्रोक्योरमेंट की। मटेरियल रिक्विजिशन होता है, फिर परचेज रिक्विजिशन होता है, और थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर यहाँ आता है। देखिए प्रॉपर वे में पूरा चार्ट बनाया हुआ हूँ। टेंडर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितना सामान मंगाना है तो आपने टेंडर निकाला है ना, और टेंडर निकलने के बाद कोटेशन, कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, वो अपने अपना कोटेशन देंगे कि भाई हम इतना पैसा लेंगे और इतने में आप जो है आपको इतने सप्लाई करेंगे। फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको परचेज ऑर्डर दें या ना दें, जो भी हमने चूज़ किया अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से, और उनको परचेज ऑर्डर दे दिया। ठीक है, परचेज ऑर्डर के बाद में परफॉर्मा इनवॉइस आएगा, पेमेंट की बात करी जाएगी और फाइनल इनवॉइस आएगा, और उसके बाद में जब पूरी बात हो जाएगी उसके बाद में गुड्स की डिलीवरी होगी।
ठीक। गुड्स डिलीवरी करने के बाद में जब डिलीवर होगा उसके बाद में उसको रिसीव भी तो करेंगे, है ना। और रिसीव करते समय जो स्टोर कीपर होता है वो रिसीव नोट बनाता है, उसमें दिखाता है कि हमने इतना माल रिसीव किया। अगर कोई भी सामान कुछ कोई रिटर्न करना है किसी भी कारणवश तो गुड्स मटेरियल रिटर्न नोट्स बनाएगा वही स्टोर कीपर ही, और फाइनल मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट बनाएगा कि हमारे पास इतना इतना हमने माल मंगाया और इसमें मतलब ब्रीफ, है ना। तो ये करके यही पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा चार्ट बना है ये कहलाता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, आगे चलते हैं एक एक चीज़। अब बिल ऑफ मटेरियल्स की बात कर रहे थे स्टार्टिंग से, तो ये क्या है, कुछ ज़्यादा भयानक नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है बस, इससे ज़्यादा डीप में कुछ है नहीं। देखते हैं, लिखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और मटेरियल लिस्ट। It is a detailed list specifying the standard quantities and qualities of materials and components required for producing a product or carrying out of any job। मैंने बोला था कि बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है, स्टार्टिंग के बात कर रहे थे जब हम अभी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में बात कर रहे थे, जो हमने कहा पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है ना। और वो हो सकता है ढेर सारी एक लंबी लिस्ट में हो कि हमें इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, है ना। तो यही हम लोग इसी को बोलते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। ठीक है, आगे लिखा है, मैं एक एक लाइन पढ़ के समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। द मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये आता है कि मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट कौन बनाता है। प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, कॉमनली नोन एज इंजीनियरिंग, मत ध्यान दीजिए आप, प्लानिंग डिपार्टमेंट ध्यान दीजिए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि बिल ऑफ मटेरियल्स या फिर मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट कौन बनाता है, तो आप कहोगे प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, दिस इज शेयर्ड विद अदर कंसर्न डिपार्टमेंट, जो मैंने अभी बोला था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर मैं प्रोसीजर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा बिल ऑफ मटेरियल और फिर इनसे डिस्कस करेगा, है ना, क्योंकि ये बता पाएंगे ना कि कितना हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, और उसके बाद में वो मटेरियल रिक्विजिशन तैयार करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, फिर से वहीं पर पहुँचते हैं। लिखा है फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ अ बिल ऑफ मटेरियल्स वेरी ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल, ये सब चीज़ें अलग हैं, है ना। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का साइज़ होगा या फैक्ट्रीज़ का साइज़ होगा या फिर जैसा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उस हिसाब से डिफरेंट हो सकता है मटेरियल वाला बिल ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, यूज़ ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स में ज़्यादा इसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन मैं एक एक लाइन पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड इन इट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इन सब का यूज़ है कहाँ कहाँ पर। देखिए ध्यान, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केटिंग या परचेज डिपार्टमेंट के लिए बिल ऑफ मटेरियल का क्या यूज़ है, वो ये है। ठीक है, वो क्या करता है, मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड प्रोक्योर्ड या परचेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड इन इट, ये बताते हैं, ये इस हिसाब से काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड, है ना, जिस हिसाब से यूज है उसके हिसाब से। स्टोर डिपार्टमेंट बताता है कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, कितना रखना है, कहाँ कैसे इशू करना है ना। इसी हिसाब से कॉस्ट डिपार्टमेंट कहेगा, वो एस्टिमेट तैयार करेगा कॉस्ट और प्रॉफिट का कि हमारा जो हमने रॉ मटेरियल मंगाया हुआ है वो इतने का बैठा, है ना। इस हिसाब से आप जो है कॉस्ट हम यहाँ पर बना के भेजें। जैसे मान लेते हैं 100 आर्टिकल मेरे पास अवेलेबल थे और हमने इशू किया फैक्ट्री में, तो 100 के हिसाब से जो हमारी कॉस्ट होगी, है ना, हम बताएंगे कि हाँ 100 आर्टिकल हमने आपको इशू किए और वो उनकी रियल कॉस्ट इतनी थी। बाकी आपकी हेडेक है, उनकी स्टोरेज कॉस्ट भी मैं बताऊंगा, है ना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस का जो कॉस्ट बैठी वो आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर देंगे। जब हम बात कर लेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, है ना, और बिल ऑफ मटेरियल तैयार हो जाता है, तो सेकंड नंबर पे हमने बोला था कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट तैयार किया जाता है। ये होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे स्लिप बोला जाए चाहे नोट बोला जाए, एक ही चीज़ है। ये एक वाउचर होता है ऑफ अथॉरिटी यूज्ड टू गेट मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर, है ना।
Generally, it is prepared by the production department and materials are withdrawn on the basis of material requisition list or bill of materials. If no material list has been prepared, it is desirable that the task of the preparation of material requisition note be left. बेसिक चीज़ है कि आप अगर प्रॉपर बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर रखें तो आपको पता है कितना सामान मंगाना है ना। बेसिक चीज़ में इतना आगे डीप में नहीं जा रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेना पॉज करके। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो है वो क्या होता है, वो एक वाउचर होता है अथॉरिटी का जो बताता है कि कितना मटेरियल इशू किया गया स्टोर से और हमने पाया उसको। ठीक है, ये बात करता है। आगे पढ़ते हैं, एक लाइन और आगे देख लेते हैं। द नोट इज शेयर्ड विद स्टोर और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, है ना। अगर भाई हम सामान मंगाने वाले हैं, मटेरियल रिक्विजिट नोट तैयार कर लिया कि हमें इतना इतना सामान मंगाना है, इसका मतलब ध्यान दीजिए कि हमें पता है कि हम जैसे एक एजम्पशन लेते हैं कि हमें 1000 यूनिट्स मंगानी है ना। तो स्टोर हमें इशू करेगा, फिर हम शेयर करेंगे उसके स्टोर और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, जो बताएगा कि हाँ भाई साहब ठीक है, ये सब इतना ही रिक्वायर्ड है और इतना पहले हिसाब से चल रहा था। क्या है, फॉर्मेट ऑफ मटेरियल रिक्विजिट नोट्स में वेरी ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल, वही चीज़ है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से या फिर अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से वेरी हो सकता है। डिफरेंस क्या है बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिट नोट में, ये पढ़ लोगे तो मुझे लग रहा है ऊपर वाली चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बिल ऑफ मटेरियल है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट, और ये कौन प्रिपेयर करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब होता है कंजम्पशन डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करता है। ये कौन बना रहा, प्लानिंग डिपार्टमेंट बना रहा, और वो कौन बना रहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रहा। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ component, parts and raw materials required of a particular job or work order। ठीक है, और ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, अथोराइज करता है स्टोर कीपर को कि वो इशू करे मटेरियल को कंजम्पशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल ऑफ मटेरियल क्या कर रहा है, बिल ऑफ मटेरियल अगर हम इसको अभी भूल जाएं एक लाइन के एक समय के लिए, तो बिल ऑफ मटेरियल करता है कि हमें एक लिस्ट बताता है कि हमें इतने कंपोनेंट पार्ट्स की ज़रूरत है, इतने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए। ठीक है, लेकिन मटेरियल रिक्विजिट नोट कहता है कि स्टोर कीपर को अथोराइज करता है और कहता है कि आप जो है मटेरियल इशू करिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना। ठीक है, और जब होगा इनके पास तभी इशू करेंगे। आगे चलते हैं। जो बिल ऑफ मटेरियल है वो ऑफन सर्व्स द पर्पस ऑफ अ मटेरियल रिक्विजिशन। अगर ये बिल ऑफ मटेरियल नहीं बना होगा तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये मतलब अगर मैं बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिक है, ये जो है ये बेस है इसके लिए, मटेरियल रिक्विजिट नोट के लिए। इट कैन नॉट रिप्लेस अ बिल ऑफ मटेरियल, लेकिन ये जो है इसके लिए ये बेस नहीं बन सकता। आगे लिखा है, इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोटेशन। बिल ऑफ मटेरियल में ही हमें पता चलता है कि हम कितना सामान मंगा रहे हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, तो तभी कोटेशन हम मांग सकते हैं बाहर से। ठीक है, इट इज़ यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। ठीक है, ये बताता है मटेरियल रिक्विजिट नोट कि हाँ हमने पहले इतना सामान हमारे पास है, इस हिसाब से कॉस्ट बैठी थी, तो आप इस हिसाब से अपनी कॉस्ट को, अपना जो मटेरियल है वो ऑर्डर करिए। इट हेल्प्स इन कीपिंग अ क्वांटिटेटिव कंट्रोल और ऑन मटेरियल्स ड्रॉन थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक्चुअली फ्रॉम स्टोर की बात करता है। ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, बिल ऑफ मटेरियल तैयार करता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डिस्कस करता है, फिर मटेरियल रिक्विजिट नोट तैयार करा जाता है, फिर परचेज रिक्विजिशन की बात करी जाती है। ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो अथोराइज करता है परचेज डिपार्टमेंट को कि वो मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, और इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल। वही चीज़ है कि ये बताता है कि आप जो है परचेज डिपार्टमेंट से कहता है कि भाई साहब आप जो है इतना सामान हमारे लिए परचेज करके रखिए। दिस डॉक्यूमेंट फॉर्म इज फिल्ड बाय, ये पूछा जा सकता है कौन बनाता है, ये स्टोर कीपर बनाता है। ठीक, और लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि स्टोर कीपर, कभी कभार स्पेशल मटेरियल भी रिक्वायर्ड होता है, तो स्पेशल मटेरियल को मंगाने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स अपनी
एक कोटेशन बना के या अपना एक डॉक्यूमेंट बना के भेजते हैं, एक लिस्ट बना के भेजते हैं कि हमें इतना सामान चाहिए, ठीक है। और जब मिल जाता है सामान तो उसके बाद में गुड्स रिटर्न नोट्स। अगर कोई सामान, जैसे मैंने बोला था अभी ऊपर प्रोसीजर में हम लोगों ने देखा था कि सब कुछ होने के बाद जब गुड्स रिसीव होती थी तो गुड्स रिसीव नोट बनाया जाता था, और गुड्स रिसीव होने के बाद में गुड्स रिटर्न नोट बनाया जाता था। तो रिटर्न नोट अगर ज़रूरी पड़े, कोई सामान ऐसा है जो वापस करना है, तो उसके लिए गुड्स रिसीव नोट रिटर्न नोट बनाया जाता है। इफ़ सप्लाई इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर एक्सेप्टेंस, द रिसीविंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स रिसीविंग नोट्स या रिसीविंग रिपोर्ट या मटेरियल इनवॉर्ड रिपोर्ट, ठीक है। अगर पता है कि सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ मिल जाएगा, जो मटेरियल मिल रहा है वो प्रॉपर वे में है ना, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करता है, गुड्स रिसीविंग नोट बनाता है ना। ये लिखा है, आप यहाँ से देख लो, रिसीविंग रिपोर्ट या मटेरियल इनवॉर्ड नोट भी कहते हैं इसको गुड्स रिसीव नोट्स भी कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था कि गुड्स रिसीव नोट का कितनी कॉपी तैयार करी जाती है, तो 4 कॉपी तैयार करी जाती है। एक परचेज डिपार्टमेंट भेजी जाती है, स्टोर भेजा जाता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट भेजा जाता है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भेजा जाता है, ठीक। तो 4 कॉपी गुड्स रिसीव नोट्स की बनाई जाती हैं। फिर गुड्स रिसीव के बाद में मटेरियल रिटर्न, अगर मैंने बोला था कि अगर कोई सामान ऐसा है जो रिटर्न करना है तो उसके लिए जो है मटेरियल रिटर्न नोट की तैयार की जाती है। कैसे? समटाइम्स मटेरियल्स हैव टू बी रिटर्न टू सप्लायर्स आफ्टर दीज हैव बीन रिसीव्ड इन द फैक्ट्री। अगर मिल चुका है माल और उसको हमें वापस करना किसी कारणवश, तो हम वापस करते हैं। सच रिटर्न मे ऑकर बिफोर एंड और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दी रिसीविंग रिपोर्ट। ऐसा भी हो सकता है कि हमने पाया तो हमने देखा कि ज़्यादा सामान है तो हमें वापस करना है, और अभी तक हमने रिसीविंग रिपोर्ट नहीं बनाई है, तो बिल्कुल हम वापस कर सकते हैं। इफ़ द रिटर्न टेक्स प्लेस बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द रिसीविंग रिपोर्ट, सच मटेरियल ऑब्वियसली वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। अगर जैसे ध्यान दो, अगर 1000 यूनिट मंगाई थी, है ना, और मान लेते हैं हमें पता चलता है कि नहीं इतना रिक्वायर्ड नहीं, हमें 980 रिक्वायर्ड है, तो हम 20 वापस कर देंगे। और अगर अभी तक हमने रिसीविंग रिपोर्ट नहीं बनाई है तो हम डायरेक्ट 980 ही अपनी रिसीविंग रिपोर्ट में शामिल करेंगे और बाकी 20 जो है उनको वापस कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम नो एडजस्टमेंट इन द अकाउंट बुक्स नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए, अगर हमने पहले रिसीविंग रिपोर्ट नहीं बनाई है अभी तक, है ना। लेकिन आगे चलते हैं। बट इफ़ द मटेरियल इज़ रिटर्न, ध्यान दीजिएगा, इफ़ द मटेरियल इज़ रिटर्न आफ्टर इट्स एंट्री इन द रिसीविंग रिपोर्ट, अगर हमने चढ़ा लिया कि हम 1000 आर्टिकल मंगा चुके हैं, मिल चुके हैं हमको, a suitable document must be drawn up in support of the issue so as to exclude from the store of material account। बेसिक चीज़ है कि अगर अब हम जब चढ़ा चुके हैं तो ये कंपलसरी हो गया कि हमें 20 यूनिट का जो हम वापस करना चाह रहे थे उनके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है, जिसको हम बोलेंगे मटेरियल रिटर्न बैक की बात कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं मटेरियल आउटवर्ड रिटर्न नोट, ठीक है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अगर परचेज रिटर्न है तो उसको आउटवर्ड रिटर्न बोलते हैं, है ना, और सेल्स रिटर्न है तो उसको इनवर्ड रिटर्न बोलते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के बाद ध्यान दीजिए, हमने बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर लिया, है ना, उसके बाद में मटेरियल रिक्विजिट नोट तैयार कर लिया, परचेज रिक्विजिट नोट तैयार कर लिया, परचेज रिक्विजिशन कर लिया, है ना, रिसीविंग रिपोर्ट पा ली और मटेरियल रिटर्न नोट बना लिया। इसके बाद में हमें क्या चाहिए इसके बाद में हम पूछेंगे भाई साहब सप्लायर से या पेमेंट कितना हुआ, है ना। वो बताएंगे कि हमको 1 करोड़ चाहिए, है ना। तो हम ऐसे कैसे 1 करोड़ दे देंगे, नहीं ना। तो हम पहले चेक करेंगे कि आपका जो इनवॉइस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपने सामान भेजा, वो सब चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसी को कहेंगे चेकिंग एंड पासिंग ऑफ बिल्स फॉर पेमेंट। और एक चीज़ बता दें, ये सब चीज़ें हो गई यहाँ तक, तो आगे पढ़ लेते हैं। अभी एक चीज़ मैं देखना चाह रहा था आगे क्या क्या दिया। हाँ चलिए, थोड़ी चीज़ें और पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, जब हम बात करेंगे कि आपको पेमेंट कितना चाहिए, तो उससे पहले हम अभी 1 मिनट के लिए उसको वहीं पर स्टॉप करते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ स्टोर कीपर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्या क्या है स्टोर कीपर की ड्यूटी? तो स्टोर कीपर को क्या करना चाहिए, कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़ इन स्टोर डिपार्टमेंट। उसका काम ही है कि भाई स्टोर डिपार्टमेंट में उसके यहाँ स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर वे ऑफ फंक्शनिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस चलती रहनी चाहिए।
सेफ कस्टडी ऑफ मटेरियल उसके पास रहना चाहिए, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स उसके पास पता होना चाहिए कि भाई कितना आया था सामान, कितना अभी इशू किया गया और कितना हमारे पास अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। परचेज रिक्वेजिशन के लिए इनिशिएटिव लेना जो उसकी ड्यूटी है। मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक। एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक्स का मतलब अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि भाई मैक्सिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। और इशू ऑफ मटेरियल कितना हुआ, ये भी ड्यूटी किसकी है, स्टोर कीपर से ही पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि आपने इन फिक्स्ड पीरियड या फिर इन पर्टिकुलर पीरियड आपने कितना स्टॉक फैक्ट्री के लिए इशू किया है ना। स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है मिलान, कि आप मंगाए कितना थे, आपके स्टोर में था कितना और आपने इशू कितना किया, आप दिखाओ, मुझे मिला के दिखाओ क्या गलतियाँ तो नहीं है कि इसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है बिन कार्ड क्या है ना। और स्टॉक कंट्रोल कार्ड तो नहीं पूछा जाता, स्टोर लेजर पूछा जाता। तो मैं दोनों चीज़ें एक एक लाइन में समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बिन कार्ड जो है इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। बिन मतलब होता है बॉक्स या कंटेनर या स्पेस, ठीक है, इसी से समझ लो। ये क्या कहता है, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री विच शोज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर बिन। मतलब एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट या पर्टिकुलर बॉक्स में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अभी अवेलेबल है, ये बात बता रहा है बिन कार्ड, ठीक है। कार्ड इज प्लेस्ड विद ईच ऑफ द बिन, स्पेस जिसे कह सकते हैं, टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, ये चीज़ है, ठीक है। और ये भी कौन बनाता है, इसे मेंटेन कौन करता है, स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, मतलब स्टोर कीपर इसके लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो क्या है बिन कार्ड, बिन कार्ड एक बताता है कि एक प्रॉपर बिन मतलब बॉक्स, कि एक प्रॉपर बॉक्स या प्रॉपर एक कंटेनर। जैसे हम लोग अगर बात करें कि जो पेट्रोल पंप होते हैं, इसमें पेट्रोल जो है कंटेनर में होता है ना, कंटेनर में पता है कि भाई कितना नंबर कितना लीटर आया है और वो कितने दिन तक चलेगा, ये सारी डिटेल्स होती हैं। कितने दिन तक तो नहीं बता सकते, लेकिन कितना अवेलेबल है, तो वही यहाँ पर भी बताता है। बिन कार्ड बताता है कि एक प्रॉपर कंटेनर में या प्रॉपर स्पेस या प्रॉपर एक स्टोरेज में कितना सामान, कितना रॉ मटेरियल अभी रखा हुआ है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। स्टॉक कंट्रोल कार्ड कहता है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या कहता है, इट इज़ ऑल्सो क्वान्टिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट, ये भी किया जाता है फॉर एवरी आइटम ऑफ मटेरियल। और ये कहता है क्या, इट इज़ अ रिकॉर्ड विच शोज द ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन इन स्टोर। ये केवल एक प्रॉपर कंटेनर की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि पूरे स्टोर में हो सकता है 10 कंटेनर हो, है ना, तो सारे मिला के टोटल कितना इन्वेंट्री और टोटल कितना रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, वो कौन बताता है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड बताता है, ठीक है। और ये बताता है रिकॉर्डिंग इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, रिसीप्ट होती है, इशू कितना किया गया है, रिटर्न कितना हुआ है ना, इन हैंड कितना है, ऑर्डर कितने का दिया गया है। मतलब अगर हमारे पास मान लेते हैं 100 मिली थी अभी तक और उसमें से 50 इशू कर दी गई हैं अभी, ठीक है, और हमारे पास रिटर्न होके 30 आ गई हैं हमारे पास। अब देखो इस हिसाब से हमारे पास कितनी हुई, 80 हुई, ठीक है। तो हम कहेंगे इन हैंड हमारे पास 80 हैं, और हमने अभी तक अगर 90 का ऑर्डर दे रखा है तो 90 80 नॉट 70 1 से 70 हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, स्टोर कंट्रोल कार्ड में होती हैं, ठीक है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड में। और इसके जो एक चीज़ बता दें, मैं स्टॉक कंट्रोल कार्ड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बता रहा हूँ, बिन कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो बिन कार्ड के मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जो बिन कार्ड होता है उसकी एडवांटेज देखो, देयर वुड बी फ्यूअर chances of mistakes being made as entries are made at the same time as goods received or issued by the person actually handling the material। सीधी सी बात है कि हमें पता है बिन कार्ड हमने लगा दिया कि इस वाले बिन में या इस वाले बॉक्स में हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, तो इसमें चांसेस कम हो जाते हैं कि अब हमसे गलतियां नहीं होंगी, हमें पता है कि भाई इतना सामान अवेलेबल है, हमारा यूज़ हो जाएगा। कंट्रोल ओवर स्टॉक कैन बी मोर इफेक्टिव, भाई हमें पता है कि कितना सामान है, तो हम अपने उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं आगे की, तो गलतियां नहीं होंगी और हमारा स्टॉक जो है प्रॉपर बना रहेगा वे में, और प्रोडक्शन प्रोसेस बंद होने नहीं पाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ मटेरियल्स
ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बिन कार्ड तैयार किए गए हैं, तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें कहाँ पर कौन सा स्टॉक रखा है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्टोर रिकॉर्ड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया, बहुत सारा स्टोर रिकॉर्ड हो जाता है, जो हो सकता है मिक्स हो गया अगर, तो आप ढूंढते रह जाओगे। फिर आगे क्या है, जो बिन कार्ड होते हैं वो लाइबल टू बी सिमर्ड विद डर्ट एंड ग्रीस बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू मटेरियल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी उसी में आती हैं, और इसमें हैंडलिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसमें मतलब बेसिक चीज़ है कि आप कितने रिकॉर्ड्स रखोगे, तो आप बेसिक एडवांटेज ध्यान रखो, है ना, और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेना पॉज करके। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर ये बतानी थी आपको कि कैसे इन्वेंट्री को मंगाया जाता है। अब आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल क्या होता है ना। उसमें जो चीज़ें मैंने ऊपर दिखाई थी प्रॉपर एक बॉक्स में, वो चीज़ें रख लेना। ठीक है, और उसके बाद में आप जैसे बिन कार्ड का यूज़ क्या है, बिन कार्ड होता क्या है, कौन बनाता है बिन कार्ड, है ना, मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन तैयार करता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्टोर लेजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी पूछा जाता है बिन कार्ड की तरह ही। अ स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इशूड एंड दोज इन स्टॉक। कितना हमारे पास अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, हमने कितना रिसीव किया, कितना फैक्ट्री में इशू किया, और हमारे पास इन स्टॉक कितना है। ये सारी चीज़ें किसमें मिलेंगी हमें? इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो हमें स्टोर लेजर में मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टोर लेजर हम इस हिसाब से तैयार करते हैं। आगे चलते हैं। इट्स बीइंग अ सब्सिडरी लेजर टू बी मेंटेन टू द मेन कॉस्ट लेजर। ठीक है, बेसिक चीज़ है, स्टोर लेजर से हम अपना मेन कॉस्ट लेजर को आसानी से तैयार कर सकते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो हम बिल्कुल स्टोर लेजर से उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। स्टोर लेजर है क्या, वो बस हम ये बताना चाह रहे हैं स्टोर लेजर क्या है। स्टोर लेजर बताता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है स्टोर की, और उसकी कॉस्ट क्या है, स्टॉक की, और उसकी कॉस्ट क्या है, कितना मटेरियल हमने इस समय रिसीव किया है उसको, और कितना इशू किया फैक्ट्री को, और इस समय हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल बचा है। ठीक है, द फर्स्ट टू फॉर्म्स ऑफ आर रिकॉर्ड्स ऑफ क्वांटिटीज रिसीव्ड इशूड एंड दोज इन बैलेंस। बैलेंस का मतलब स्टॉक। ठीक है, और इसको बनाता कौन है? केप्ट बाय द स्टोर कीपर। ठीक है, चाहे स्टोर लेजर हो, चाहे स्टॉक कंट्रोल कार्ड हो, चाहे बिन कार्ड हो, ये तीनों चीज़ें कौन बनाता है? स्टोर कीपर बनाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग, चूँकि हमने बोला था कि पेमेंट की बात करनी है, तो पेमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं बताता हूँ। बिन कार्ड क्या है? मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर इन द स्टोर। ठीक है, मेंटेन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक, जो बिन कार्ड है वो स्टोर कीपर मेंटेन करता है, बना के रखता है। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट स्टोर लेजर बताता है, क्योंकि भाई देखो, स्टोर कीपर के पास केवल ये जो इन्फॉर्मेशन होगी कि उसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इनके पास ये भी पता होगा ना कि कितनी कॉस्ट का अवेलेबल है। तो स्टोर लेजर जो है कौन मेंटेन करता है? स्टोर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, बिन कार्ड क्या करेगा? इट कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स। ठीक है, जो भी हमने बोला कि कितना अवेलेबल है, और ये क्वांटिटी एंड वैल्यू कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन इज टेक्स प्लेस। बिन कार्ड में तभी एंट्री करी जाती है जब ट्रांजैक्शन हैपन होगा। लेकिन जब स्टोर लेजर की बात करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड। बिन कार्ड में हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग लिखा करते हैं, लेकिन स्टोर लेजर चूंकि लेजर है ना, तो लेजर में जब हम बात करते हैं तो लेजर में सेम टाइप के ट्रांजैक्शन को लेजर में सेम टाइप के अकाउंट में, जैसे हमने कॉस्ट अकाउंट बनाना शुरू किया है ना, एक्सपेंसेस अकाउंट या परचेज अकाउंट बना रहा है, तो उसमें सेम टाइप के जो भी खर्चे होंगे वो एक साथ दिखाए जाते हैं, जिसको समराइज्ड कहते हैं। बिन कार्ड इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स डू नॉट अपीयर इन बिन कार्ड। इंटर मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजा गया कोई सामान, तो इसको बिन कार्ड में नहीं शो करते हैं, इसको अलग से स्टोर कंट्रोल कार्ड में हम दिखा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया अगर एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है, कॉस्टिंग पर्पज से, ठीक है। अब हम बात करें पेमेंट की, तो देखिए कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपने भाई सब कुछ हमें माल प्रोवाइड कर दिया, मटेरियल रिसीव हो गया, हमको रिटर्न भी कर दिया जो करना था, फिर हमने पूछा पेमेंट कितना करें, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपने मटेरियल तो लिया हमसे, है ना, हमने इतना ट्रेड डिस्काउंट दिया, हमने इतना क्वांटिटी डिस्काउंट दिया, हम कैश डिस्काउंट इतना देने वाले हैं, जीएसटी इतना लग गया, है ना, एक्साइज इतना लग गया, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं वो डिस्कस करके, और कमीशन आपने हमने ऑर्डर करते समय इतना प्लेस किया, तो सारी चीज़ें ऐड होंगी कि नहीं होंगी, क्या होती हैं सारी चीज़ें, वो हम डिस्कस करके ख़त्म करते हैं इसको। देखो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं, कि ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब हम पेमेंट की बात करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट अपनी सेल को बढ़ाने के लिए किया दिया जाता है ना, इसको ध्यान रखो। क्वांटिटी डिस्काउंट भी अपने ट्रेड को बढ़ाने, सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश डिस्काउंट ताकि हम पेमेंट आसानी से रिसीव कर सकें, जल्दी से रिसीव कर सकें, इसलिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, और इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, ठीक है। आगे चलते हैं, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव्स, है ना, ये भी बिल्कुल इसमें अगर है ऐसा कुछ भी सब्सिडी वगैरह में, तो बिल्कुल हमारे जो बिल ऑफ पेमेंट होगा उसमें दिखाया जाएगा, ठीक है, शो किया जाएगा, और डिडक्ट होगा या नहीं होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रोड टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, जब हम लोग इंटर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, ठीक है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी की बात कर रहा है, और सीजीएसटी दोनों, जब हम विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देने पड़ते हैं, और प्रॉपर वही है कि अगर 18% जीएसटी है तो 18 का 9% एसजीएसटी हो गया, 9% सीजीएसटी हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी रखी गई है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी इसमें आएगी, ठीक है, परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा डिमरेज है। डिमरेज क्या होता है? इट इज़ अ पेनल्टी इम्पोज बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग या फिर ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल। अगर कोई किसी भी तरीके से डिले होता है, चाहे अपलोड करने में, सामान चढ़ाने में या फिर उसे उतारने में, तो ये जो है पेनल्टी ठोकी जाती है किसके द्वारा? ट्रांसपोर्टर कंपनी के द्वारा। और इसे क्या, इसे एबनॉर्मल कॉस्ट कहते हैं, लेकिन हाँ इसे इंक्लूड नहीं करते परचेज कॉस्ट में, ठीक है। डिटेंशन चार्जेस या फाइन, डिटेंशन चार्जेस या फाइन इम्पोज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल और लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। पेनल्टी अगर कोई लगाई गई है, पेनल्टी ऑफ एनी टाइप इज नॉट इंक्लूडेड, पेनल्टी कभी नहीं ऐड करी जाती कॉस्ट ऑफ परचेज में, ध्यान रखिए। इंश्योरेंस चार्जेस, भाई अगर कोई भी सामान मंगा रहे हैं उसमें उसको हमें सेफली अपने पास मंगाना है, तो उसमें इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं कि भाई अगर कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देगी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं नुकसान हो रहा, हमें मिल रही, लेकिन तो वो तो प्रीमियम का पॉलिसी अमाउंट ख़राब हो गया ना हमारा, तो वो ख़राब नहीं हुआ, वो हमारी कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कमीशन पे किया अगर कोई भी उस सामान को ख़रीदने के लिए ब्रोकरेज दी है, तो वो भी हमारे उस सामान की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड का मतलब हम लोग पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज करते समय अगर उस पर फ्रेट लगाया गया है तो उसको इनवर्ड फ्रेट बोलते थे, तो ये भी ऐड किया जाता है कॉस्ट ऑफ परचेज में। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, किसी कंटेनर में अगर रखा है हमारा सामान, है ना, और कंटेनर हमने हायर किया हुआ है, तो बिल्कुल उसकी भी कॉस्ट इसमें ऐड होगी। अब इसमें कंटेनर टाइप्स हो सकते हैं, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, ऐसे कंटेनर जो हमें अपने मतलब एक बार लेने के बाद वो हमारे हो गए। रिटर्नेबल कंटेनर मतलब जब हमने उनको हायर किया और अपना सामान जब हमारे पास आ गया तो उनको रिटर्न कर दिया, कंटेनर खाली। इसमें क्या होता है, कभी कदार उसमें कोई टूट फूट आ जाती है तो उसका भी पेमेंट हमें करना होता है। इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर का, हाँ इसके अलावा ये भी बताते हैं, जब रिटर्नेबल कंटेनर होता है तो उसका कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी मनी ले ली जाती है, और जब आप कंटेनर खाली वापस करोगे तो उसका पैसा जो सिक्योरिटी मनी होगी वो रिफंड हो जाता है ना, उस केस में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। शॉर्टेज होती है अगर किसी भी नॉर्मल रीज़न की वजह से या अब नॉर्मल रीज़न की वजह से, भाई आपने कुछ ऐसा सामान मंगाया जो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, ठीक है, तो वो आते आते भाई अगर मान लेते हैं 6 महीने लगे आपको वो सामान रिसीव करने में, तो एवापोरेट हो गया।
आपने 1000 लीटर कोई सामान मंगाया था, कोई भी लिक्विड मंगाया था, और आप जब पाए तो उसमें 950 लीटर रह गया, तो वो इवेपोरेट हो गया। नॉर्मल रीज़न हो गया। अब नॉर्मल रीज़न आप आ रहे थे, एक कंटेनर उसमें समंदर में डूब गया जिसमें लगभग 70 लीटर था सामान, लिक्विड था, तो ये 20 एक्स्ट्रा 70 लीटर जो हुआ है तो अब नॉर्मल रीज़न की वजह से हुआ ना, ये इवेपोरेशन की वजह से नहीं हुआ। तो अब हमें जानना है कि हम किस हिसाब से क्या करें। तो सबसे पहले आप कॉस्ट बताओगे, जो सामान मंगाया कॉस्ट परचेज का, और उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे। डिस्काउंट है, चाहे सब्सिडी है, कोई भी तरीके का टैक्स है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, पेनाल्टी है ना, ये सारी चीज़ें आपकी उस बिल में मेंशन होंगी, जो जो चीज़ें उसमें लगाई गई हैं, लागू हुई हैं, और उस हिसाब से हम पूरा चेक करके उनका पेमेंट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं नए नए अपने वीडियोस बना पाऊँगा न्यू टॉपिक्स पे। हाँ, अगर कोई आपकी सजेशन है तो आप डेफिनेटली उसमें कमेंट बॉक्स में हमें डालें, ठीक है। अगर आपको मुझे पर्सनल भेजना है तो मेरा नंबर है 750552 मेरा नाम है डॉक्टर SK वर्मा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।